नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे कि हम तुमको बचाते रहेंगे, ए भाई लड़ाई मत करना भाई, ए भाई लड़ाई अच्छी चीज नहीं है भाई, ऐसा नहीं था। ठीक है, किसी भी संगठन का मतलब होता है कि तुम मिलजुल रहे हो तो तुम अपनी बातें शेयर करोगे, एक दूसरे से बिजनेस व्यापार फैलाओगे, एक दूसरे का हेल्प भी करोगे। क्लियर है? गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। मतलब जो भी देश थे ना गुट निरपेक्ष में, जो पावरफुल कंट्री थे उनका तो खून गर्म था, एकदम मार देंगे तेरे को, छोड़ेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये वाली हालत थी। लेकिन जो गुट निरपेक्ष थे वो नए नए आजाद हुए थे, नए नए आजाद हुए थे तो बिल्कुल वो लूटे हुए रहेंगे जो गुलाम बनाए थे उनके द्वारा। तो ये अल्प विकसित देश का दर्जा इनको मिला था, ये थोड़े गरीब देश थे। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। अभी हमारा देश ले लो, हमारा देश अभी पता नहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कई आंदोलन चल रहे थे और अभी अभी देश आजाद हुआ और आजाद होते ही पावरफुल कंट्री आपस में लड़ाई कर ली। तो जब हमारी औकात ही नहीं है उसमें जाने की तो हम क्यों फालतू बजाएंगे अपना नुकसान करने के लिए? तो हम भी गरीब थे और हमारे जैसे कई देश उसी समय आजाद हुए थे तो वो भी गरीब थे। तो हमारा मेन जॉब था, पहला काम था कि अपनी जनता को गरीबी से निकालो, बाहर निकालो। नव स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था, नए नए आजाद हुए थे। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आजाद नहीं रह सकता था। तुम अभी आजाद हो गए और तुम गरीबी ही झेलते रहे, गरीबी ही झेलते रहे तो कभी ना कभी फिर से गुलाम हो जाओगे। क्यों? अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ परेशानी है, पेमेंट करने का पैसा नहीं रहेगा तो सेना कहां से रखोगे, हथियार कहां से खरीदोगे? तो तुम्हारा जो है हमेशा आजादी जो है खतरे में रहेगी। अभी पाकिस्तान का देख लो, कर्ज पे कर्ज लेते जा रहा है चाइना से। अब चाइना क्या करेगा? बहुत ज्यादा कर्ज है, वो ब्याज भी लेता है, तो कर्ज नहीं चुकाएगा तो उसको गुलाम बना लेगा। क्लियर है? इसमें वह उपनिवेश देश भी हो सकता है जिसमें राजनीतिक आजादी हासिल की गई। अब जिससे राजनीतिक आजादी हासिल की गई है अभी अभी उस पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है कि भाई कुछ पैसे दे दो हमारे देश चलाने के लिए। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटड में टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक के नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मतलब एक रिपोर्ट बनाया गया कि नई आर्थिक व्यवस्था कैसे बनाई जाए, जो छोटे छोटे गरीब देश है या जो नए आजाद हुए गरीब देश जो हैं, जो मेन रूप से गुट निरपेक्ष में शामिल थे, उनको कनेक्ट करके उनको डेवलप कैसे किया जाए, उनको गरीबी से बाहर कैसे निकाला जाए। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया कि व्यापार को कैसे सुधारा जाए। तो क्या क्या कहा गया था उसमें? अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी देश के विकसित देश कर रहे थे। अब देखो, बहुत सारे देश हैं जिनका प्राकृतिक संसाधन है लेकिन जो पावरफुल कंट्री है वो कहती कि नहीं, तुम्हारा कोयला हम यूज करेंगे। होता है, जैसे जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था तो जो देश जीता था वो उसका प्राकृतिक संसाधन यूज कर रहा था। तो एक नियम बना कि नहीं भाई नहीं, जो अल्प विकसित देश है उनका प्राकृतिक संसाधन वो खुद यूज करेंगे और कोई देश उनको यूज नहीं कर सकता। दूसरा क्या रूल बना? अल्प विकसित देश की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। जो धनी देश थे, जिनके पास पैसा ज्यादा था, जो ज्यादा पैसा जिनके पास है वही तो खरीदेंगे चीजों को।
तो उन जो छोटे देश थे, जो गरीब देश थे, वो बड़े देश जो धनी देश थे उनके बाजार में अपनी सामान बेच सके, ये नियम बनाया गया। वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। मान लो कि पश्चिमी देश से कोई टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं, हथियार बनाने की, जूता चप्पल बनाने की, मशीन बनाने की, फर्नीचर बनाने की, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं, तो उसकी जो लागत होगी कम होगी कि भाई यार तू तो गरीब आदमी है, तेरे को सस्ते में दे देंगे। समझ में आया? ये सब कानून बनाए गए। उसके बाद अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान जो है उनमें भूमिका बढ़ेगी। जो बड़े बड़े देश के जो टीम है जिनमें वो बिजनेस करते हैं, उनमें अल्प विकसित देश भी आएंगे और अपनी बातें रखेंगे और उनका भी विकास होगा। समझ रहे हो? गुट निरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। मतलब गुट निरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदलने लगी कि अब ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी गुट में नहीं रहेंगे, तुम्हारे गुट में नहीं रहेंगे। जो टीम बनी थी वो टीम आर्थिक डेवलपमेंट पे ज्यादा सोचने लगी। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन में आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे जो 1961 में थे। उसमें आर्थिक चर्चा ज्यादा नहीं हुई थी क्योंकि मिसाइल क्राइसिस था, उस समय ज्यादा टेंशन था, तो उसे पैसा रुपए की बात कौन करेगा। लेकिन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे ज्यादा प्रमुख हो चुके थे। क्लियर है? जो 1970 में जो मीटिंग हुई थी उसमें आर्थिक मुद्दा ज्यादा डिस्कस हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। अब देखो 1980 तक देखो कोई भी प्लान बनता है ना तो ज्यादा दिन तक होल्ड रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब आर्थिक प्लान तो बने कि छोटे देश को कैसे डेवलप किया जाए, लेकिन 1980 आते आते क्या होने लगा, 1980 के लास्ट तक ये मंद पड़ने लगा। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। जो विकसित देश थे वो नहीं चाहते थे कि जो गरीब देश है वो तेजी से अमीर बन पाए, उनकी आर्थिक व्यवस्था जल्दी सुधर पाए। और वही लोग सुधार सकते थे क्योंकि पैसा उनके पास, बाजार उनके पास, टेक्नोलॉजी उनके पास, हर तरीके से सक्षम थे। क्लियर है? कोई भी नियम भी बनेगा तो उनको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, विकसित देश जो है, तभी छोटे छोटे देश या गरीब देश डेवलप कर पाएंगे। विकसित देश के एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुट निरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी थी। समझ में आया? विकसित देश क्यों विरोध कर रहे थे इसका कि भाई तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओ और हम तुमको डेवलप कर देंगे। जब तुम हमारे टीम में शामिल ही नहीं है तो हम तुम्हारी मदद क्यों करें, अपनी टेक्नोलॉजी क्यों दें। लेकिन जब हमारी टीम में शामिल हो गए, यदि कोई दूसरा गरीब देश जो गुट निरपेक्ष में है और वो अमीर देश के टीम में या तो नाटो में या यूएसएसआर में, सोवियत संघ में जा रहा है, तो वो तो गुट निरपेक्ष फिर टूट जाएगा, वो तो कमजोर पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मजबूरी था इनका कि ये गुट निरपेक्ष को मेंटेन रखे। क्लियर है? भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। भारत की नीति जो थी वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं थी कि ना हम किसी के मामले में नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल अलग है, या कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। ना ही निष्क्रिय थी, एक्टिव थे, मामले पे नजर थी और थोड़ा सक्रिय भी थे। बहुत सारे देशों को हमने जोड़ा गुट निरपेक्ष में। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है कि हम मैदान छोड़ के भाग गए। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत हमेशा प्रयास करता रहा कि इनका मिसाइल क्राइसिस जो था, जो कोल्ड वॉर का टेंशन जो था, ये कम हो जाए। समझ आया? भारत मैदान छोड़ के भागा नहीं था।
भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से भी क्या किया, रोका। समझ आया? क्लियर बात है बिल्कुल। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर में प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता कायम करने के लिए होता रहा। मिसाल के तौर पे 1950 के दशक के शुरुआत के सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान, भाई जो दो देश युद्ध कर रहे हैं आपस में या टेंशन उनके बीच में, तो वो तो ऐसे बातचीत करेंगे नहीं, कोई ना कोई मध्यस्थ होना चाहिए। तो उसमें भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा था। अभी देखो रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था, तो यूक्रेन भी और रशिया भी दोनों अप्रोच कर रहे थे कि भारत मध्यस्थता करे या फिर समझौता कराए। ठीक है, यहां यह याद रखना जरूरी है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। मतलब जो अन्य देश थे जो गुट निरपेक्ष थे, उनको भी बोला कि भाई तुम्हारा भी फर्ज है कि ये टेंशन को कम किया जाए, शीत युद्ध को कम किया जाए। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े। जो किसी देश से नहीं जुड़े थे, या तो नाटो ग्रुप से या सोवियत संघ ग्रुप से, उनको एक्टिव रखना और अपने गुट निरपेक्ष में जोड़ना, सक्रिय रखना, यह सब भी कोशिश किया इन्होंने। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाया। मतलब नेहरू ने ऐसे टीम या राष्ट्रकुल या देशों का समूह के बारे में विश्वास जताया कि ऐसा देश बनना चाहिए कि ठीक है कोल्ड वार समाप्त नहीं हो, लेकिन उनकी पकड़ या जकड़ ढीली हो जाए, कम हो जाए, टेंशन कम हो जाए। ठीक है, पूरा प्रयास यही चल रहा है। अब देखो, अब बात आई, कुछ लोगों ने माना कि गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह देखो अब बात आई कि भारत को फायदा हुआ या घाटा। कुछ लोग ये मानते थे कि ठीक है गुट निरपेक्षता अच्छी बात है, हमारा मन नहीं है लड़ाई करने का, हम नाटो के साथ नहीं जाएंगे, हम सोवियत संघ के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन भारत के आदर्श में गुट निरपेक्षता सही नहीं रहा क्योंकि चाइना ने अटैक कर दिया, चाइना ने सियाचिन को ले लिया, तो फिर हमको गुट निरपेक्ष से क्या फायदा हुआ। पहली बात तो यह गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सधता होता हो, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। देखिए भारत को क्या क्या फायदा हुआ, घाटे का तो बात हम लोग जानते हैं। कम से कम दो तरह से भारत को फायदा हुआ कि भारत ऐसे फैसले ले सकता था गुट निरपेक्ष में रहते हुए कि उसमें भारत की फायदा हो, न कि महाशक्तियों का फायदा हो। मान लो तुम किसी पावरफुल आदमी के, किसी पावरफुल नेता के बगल में बैठते हो, तो तुमको डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि कहीं उसका पावरफुल आदमी का नुकसान न हो जाए, कहीं वो हमको भगा न दे। तो इसीलिए जो हम लोग गुट निरपेक्ष में थे, तो हमारा पहला फायदा था कि हम अपने फायदे की बात करते थे, हम दूसरे के फायदे की बात नहीं करते थे। दूसरा फायदा क्या था भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति उसके करीब आने की कोशिश करे। भारत ने हमेशा यह संतुलन बनाए रखा। ऐसा नहीं था कि गुट निरपेक्ष था तो दोनों महाशक्ति भारत से नफरत करने लगे, कि दोनों में नहीं गया। एक महाशक्ति दुश्मनी साधने की कोशिश करती थी तो दूसरी महाशक्ति उसको बचाने की कोशिश करती थी। जैसे 1971 में अमेरिका ने
जंगी बेड़ा भेज दिया था भारत पे बम गिराने के लिए, लेकिन उसको किसने बचाया? रशिया ने, सोवियत संघ ने। समझ में आया? यूएसएसआर ने। यदि रशिया नहीं बचाता तो उस समय हमारा भारत पे बहुत नुकसान होता, बहुत बम गिरते पाकिस्तान के कहने पे। इसका वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो आश्चर्य करोगे कैसे बचाया, कितना अच्छा दोस्त है रसिया हमारा। 1971 में। अब देखो, अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उनकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। भारत के हाथ में ऑप्शन था कि कोई एक दबाएगा तो दूसरी तरफ जा सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था, न ही धौंस जमा सकता था। यह भारत का फायदा था। क्लियर है? लेकिन नुकसान क्या हुआ? जब चाइना ने अटैक किया तो हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, क्योंकि गुट निरपेक्ष हो तो जाओ अपनी रक्षा करो, और चाइना ने हरा दिया और सियाचिन ले लिया। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना भी की गई। आलोचना के बारे में पढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक तो चाइना वाला केस था, उसी समय गाना निकला था, कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, उसी गाने पे, उसी लड़ाई पे निकला था। क्योंकि हमारा देश बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था। पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार हमारा नुकसान हुआ था, और जो कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसको बहुत सारे पार्ट को चाइना ले लिया फोकट में। कैलाश पर्वत, जिस पे भगवान शंकर कहा जाता है कि बैठते थे, वो भी आज के डेट में कैलाश पर्वत जाओगे तो उसके लिए वीज़ा बनाना पड़ता है। कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। हमारे देश में रहता तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल होता वो। समझ में आया? तो एक तो ये घाटा हुआ गुट निरपेक्ष का, आलोचना कर सकते हैं इसके बारे में। और देखो, आलोचकों का एक तर्क यह है कि भारत की गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। क्यों? कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। हमेशा जब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात होती है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, तो भारत साइड हो जाता है और कह देता है कि हम अपने देश के हित में कह रहे हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है तो अपने फायदे की भी बात हो सकती है। दूसरा, आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि व्यवहार में स्थिरता नहीं रही भारत के, और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। क्योंकि तुमने कहा कि तुम गुट निरपेक्ष हो, लेकिन महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमने पहले पढ़ा कि भारत संतुलन में था कि यदि नाटो दबाएगा तो सोवियत संघ के साथ जाएंगे, सोवियत संघ दबाएगा तो नाटो के साथ जाएंगे। तो 1971 में नाटो ने दबा दिया, अमेरिका की जहाज आ गई हमारे ऊपर हमला करने के लिए, तो हम सोवियत संघ के पास चले गए। तो आलोचक कहते हैं वो तो हमारे देश के फायदे के लिए हुआ, लेकिन जो लोग भारत की बुराई करते हैं गुट निरपेक्षता की, वो कहते हैं कि भाई तुम तो अपने बात पे कायम नहीं रहे कि ना तो हम तुम्हारे दल में रहेंगे ना हम तुम्हारे दल में रहेंगे। तुमने तो सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता पे हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद से ही आज भी रसिया भारत का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। समझ आया? विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। विदेशी लोग क्या कहते हैं? जो लोग ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, जो इतिहास की चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया है क्योंकि संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था, भारत के क्या एक्सप्लेनेशन था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, तो वो उसके पास जब ऑप्शन है तो क्यों नहीं ऑप्शन का फायदा उठाएगा। और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती।
ऐसा नहीं है कि हमने सोवियत संघ के साथ संधि कर लिया तो हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर सकते या अमेरिका के साथ कोई संधि नहीं कर सकते। अमेरिका के लिए भी दरवाजे खुले हैं, लेकिन अमेरिका ने तो विश्वासघात किया। भाई तुम्हारी तो हमारी दुश्मनी है नहीं, हमारी दुश्मनी तो पाकिस्तान के साथ थी और तुम अटैक करने आ गए 1971 में, तो विश्वासघात किसने किया? अमेरिका ने। तो मरता क्या न करता, भारत के पास ऑप्शन क्या था? यदि वो दूसरी महाशक्ति के साथ नहीं जाए, यदि वो सोवियत संघ के साथ नहीं जाए, तो अभी तो देश आजाद हुआ है, नया नया आजाद हुआ है, और तुम आगे अटैक करने। अभी चाइना के साथ एक लड़ाई हार चुका है, पाकिस्तान के साथ 2 लड़ाई लड़ चुका है, हालांकि पाकिस्तान के साथ जीत चुका है, लेकिन फिर तुम तीसरी लड़ाई लड़ने आ गए। तीसरी लड़ाई पाकिस्तान के साथ चल रही थी 1971 में, बांग्लादेश आजाद हुआ था, लेकिन अमेरिका का आना उसमें उचित नहीं था। अब जब अमेरिका आ गया तो हम रशिया के साथ चले गए, हम सोवियत संघ के साथ चले गए, तो हमारे पास ऑप्शन था। तो ये हमारे देश के लिए सही था, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिक और प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। मतलब उतना प्रभावी नहीं रहा। देखो कोई भी जो रूल्स होता है या नियम होता है धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, समझे? कोई भी संगठन होता है वो फीका पड़ने लगता है, तो धीरे धीरे इसका भी, क्योंकि कभी इसके साथ भी मेल जोल रखता है, कभी अमेरिका के साथ मेल जोल रखता है, कभी सोवियत संघ के साथ मेल जोल रखता है, तो तुम दोनों गुटों के साथ मेल जोल कर रहे हो और कह रहे हो कि हम गुट निरपेक्ष हैं। बहरहाल गुट निरपेक्षता में कुछ और आधारभूत और आधारभूत मूल्य और विचार शामिल है। गुट निरपेक्षता की इस बात की चर्चा पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आजाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है, और यदि ये देश साथ आ जाए तो एक सशक्त टीम बन सकती है, एक सशक्त गुट निरपेक्ष टीम बन सकती है। समझ आया? जो लोग भी नए नए आजाद हुए हैं वो एक सशक्त गुट निरपेक्ष टीम बना सकते हैं।